दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। 26 के एग्ज़ाम को लेके कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन था कि सर 26 को पेपर होगा या नहीं होगा। ठीक है, कई बच्चे पूछ रहे थे और उनका तर्क ये था कि अभी कहीं 20 तारीख के आसपास हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है कि किन्हीं छात्रों को जिन्हें रिट वगैरह किसी मैटर को लेके थी उनने कि 7 दिनों के अंदर उनको फॉर्म वगैरह दोबारा मतलब उनको भरवा के सम्मिलित किया जाए। ये वो अब ये तो आयोग ही तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि इतने क्लोज आने के बाद एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को आपका एग्ज़ाम होगा। और कल भी कोई नोटिफिकेशन आया था आयोग की साइट पे जो सेंटर को लेके आया था, मतलब किसी बागेश्वर जिले में कांडा वाली जगह पे कोई स्कूल था, उस स्कूल का नाम शायद कुछ गलत उन लोगों ने दिया था, उसको करेक्शन करके उन्होंने सेंटर का सही नाम दिया था। तो अगर ऐसा होता तो अभी तक नोटिफिकेशन आ जाता, और मुझे लगता नहीं कि एंड टाइम पे ऐसा होगा। ठीक है, एग्जाम हो जाना चाहिए। आप लोग ये मान के चले 99% की एग्जाम होना चाहिए। और जिन बच्चों को मैंने तो खैर पढ़ा नहीं ये वाला जो न्यूज़ थी कि सम्मिलित करने का आदेश आया है, अगर आया भी है तो आयोग शायद उनको मेल करके या कोई रास्ता निकाल के उनको सम्मिलित कर देगा। जो भी है उनका वो अपने हिसाब से देखिए, बट आप अपनी तरफ से मान के चलिए कि होगा एग्जाम। ठीक है, मान के चलिए कि होगा। इतने क्लोज आके मुश्किल से ही कभी मतलब इतने पास आके एग्जाम कैंसिल हो। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि हमारे 2 एग्जाम हैं, 17 को एग्जाम है जो 17 दिसंबर वाला, वो भी अपने निर्धारित समय पे होगा, क्योंकि कैलेंडर जो जारी किया है इन लोगों ने, अक्सर आपने देखा होगा कि जो समय दिया गया है उस पर एग्जाम हो रहे हैं, यानी जितनी तिथियां पिछले कुछ समय से जो भी एग्जाम की दी हैं उस समय पे एग्जाम हो रहे हैं। तो आरओ भी मान के चलिए होगा, लगभग तय है उसका, क्योंकि अभी बीच में एक आरओ का नोटिफिकेशन आया था 30 दिसंबर तक मतलब 30 नवंबर तक किन्हीं बच्चों से कुछ मांगे थे। ठीक है, आवेदन वगैरह मांगे थे, जो भी आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं 30 नवंबर तक मांगे थे। तो 5-7 दिसंबर के आसपास तक एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएंगे। 17 दिसंबर का आपको आरओ का एग्जाम है, 26 नवंबर को आपका ईओ का एग्जाम है। तो मैथ्स रीजनिंग जिन बच्चों ने नहीं की है वो 26 के बाद देख लेना, क्योंकि ईओ के एग्जाम में आपका इतना पोर्शन है नहीं मैथ्स रीजनिंग वाला, वो आपका आरओ के एग्जाम में लगेगा, तो वहां से आप लोग देखना। ठीक है, अब अंतिम 2 दिन बचे हैं, कुछ नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमारा ये छूटा है, हमारा ये पोर्शन बचा है, हम इसको कवर कर लेते हैं। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना पढ़ दिया, जो आपने कर दिया, उसी से काम बन जाएगा। अगर बनने वाला होगा, ना बनने वाला होगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब है इतने कम समय में, अब लगभग 48 आवर 72 आवर बचे हुए हैं आपके पेपर के लिए, तो 2 पेपर आपके हैं, लेंथी पेपर है, 300 नंबर का पेपर, यानी 2 अलग अलग 11 से कितना है पेपर, 11 से शायद मेरे ख्याल से 10 से 9 से 11 और 11 1 से 3 है, ऐसा जो भी है, मतलब आपका जो भी टाइम होगा। तो वो जो 2 पेपर है वो काफ़ी लेंदी पेपर है बच्चों, उसको बिल्कुल समझदारी से, बिल्कुल धैर्य से करना, क्योंकि जो लेंदी पेपर होते हैं 300 मार्क्स के हैं, उसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो बड़े पेपर होते हैं जिसमें ज़्यादा मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें चयन के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन कि आप 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, 300 नंबर के पेपर में जब क्वेश्चन आप वहाँ पे बच्चे देखते हैं तो इतना आसान नहीं होगा वो पेपर। ठीक है, जितना मतलब आप अगर सोच के चल रहे कि बहुत ईजी आएगा, ऐसा नहीं है। पेपर अपने आप में ठीक ठाक बनाएंगे आयोग वाले। ठीक है, स्टैंडर्ड रहेगा उसका एक ठीक ठाक, तो घबराना मत वहां किसी भी केस में। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उन क्वेश्चन को एक सीरीज से, क्योंकि समय कम है मतलब पेपर में, क्योंकि लेंथी पेपर है, तो एक सीरीज से पढ़ते हुए जाना, गोले मारते जाना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार, कई बच्चे क्या करते हैं पहले 1 से 100 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वहीं पे वो जो पेपर होता है उसमें पेंसिल से टिक लगाते हैं कि मैं इसके बाद आंसर लगाऊंगा, उसके बाद वो आंसर की भरते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, आता है तो गोल करो, नहीं आता तो 2 पढ़ो, 2 पढ़ो, आता है तो गोल करो, नहीं आता तो आगे बढ़ते जाओ। इससे क्या होगा, एक तो समय की बचत होगी, और सबसे पहले ये काम करना जिसमें आप 100% श्योर होंगे। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप 100% श्योर हैं उनको सबसे पहले मतलब आप लोग कीजिए। ठीक है, जहां पे डाउट हो उसको स्किप करते रहिए। स्किप करने के बाद आपको एक फायदा होगा, जब आप पूरे पेपर में ऐसे क्वेश्चन देख लेंगे कि आपने कितने सही किए हैं एग्जैक्टली जिसमें आपको भरोसा है, उसके बाद आप ये तय कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो आपके 2 विकल्पों में आपको कंफ्यूजन है उसमें कैसे आप लोग टिक कर सकते हैं। क्या आप 2 में से एक के साथ जाना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आप उसमें गैस कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा क्या होगा, स्टार्टिंग से ही अगर आप गैस भी करने लगे, सही भी करने लगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर करते करते बाद में रिकॉल हो जाते हैं, याद आ जाते हैं कि यार मैंने ये पढ़ा था, इसका ये आंसर होगा। ऐसा कई बार होता है। ठीक है, क्योंकि पेपर लेंदी है। स्टार्टिंग से अगर आप किसी एक क्वेश्चन में उलझने लग गए, जैसे होता नहीं कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, हमारा यार क्वेश्चन नंबर 2 गोला लगाने लगे, लेकिन हमें वो क्या हुआ, समझ नहीं आया कि मतलब हमने सही किया गलत किया, कंफ्यूजन है दिमाग में, यार वो क्वेश्चन सही किया होगा गलत किया होगा। और कई बार क्या होता है,
आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता होगा, आपने गोला कर दिया और सडनली आपको पता रियलाइज होता है कि यार मैंने इसका गलत टिक लगा दिया, इसका तो ये था, मैं कंफर्म, उस क्वेश्चन की वजह से पूरा जो पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे आपका दिमाग वहां चला जाएगा, अरे यार मैंने गलती क्या कर दी। इससे क्या होगा, ध्यान भटक जाता है, और ध्यान भटक जाता है तो हम बाद में आने वाले क्वेश्चनों में ये जो गलतियां हैं छोटी छोटी, इस गलतियों को दोहराने की जो गुंजाइश होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उस ज्यादा चांसेज हो जाते हैं कि हम कहीं कहीं आने वाले क्वेश्चन भी गलत करते हैं। इसलिए मेरा जो सजेशन है वो तो हर किसी छात्र की अपनी एक रणनीति रहती है, हर कोई छात्र अपने तरीके से पेपर को डील करता है, बट जहां तक मेरी अपनी स्ट्रेटेजी जो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर हो सकती है, आप करना, आप क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक आप जैसे स्टार्ट करते हैं पेपर देखना, जिन क्वेश्चन पर आप 100% श्योर हैं गोले लगाते जाइए, जहां पे भी आपको एक के साथ दूसरे ऑप्शन पर डाउट होता है स्किप करते रहिए, और ऐसे ही एक बार 1 से 100 तक, फिर दूसरे पेपर को 100 से जो भी आपका जितने मार्क्स गए टोटल कर लीजिए। उसके बाद काउंट कर लेना बहुत तेजी से कि कितने क्वेश्चन आप 100% श्योर के साथ आपने टिक लगाए। फिर पेपर में नहीं काउंट करना है, फिर आंसर की में काउंट करना है, गोले गिनना कितने लगा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जहां पे आपको डाउट होता है उन 2 डाउट वाले क्वेश्चन में फिर से 1-2 बार अगर आप उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको याद भी आ सकता है कि यार इसका आंसर ये था, आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा हुआ है, तो उसके साथ साथ आपका क्या हो जाता है, वो याद भी आ जाता है। और एक फायदा और होता है, जब आप पेपर करने लगते हैं ना, आप श्योर वाले क्वेश्चन जब होंगे, आपके 100% श्योर जिसमें आप आंसर है उसको कर रहे हो, साथ साथ ही आपने ऐसे क्वेश्चन भी देखे जहां पे आपको डाउट होता है, तो 100% श्योर वाले क्वेश्चन करते करते वो डाउट वाले क्वेश्चन भी चलते रहते हैं दिमाग में, वो याद भी आ जाता है ना इसका ये था करके, तो एक समय मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब इजीली आपको एक टाइम मिल जाएगा कि हाँ आपने जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है कहीं ना कहीं से वो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे स्ट्राइक कर जाएगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो समय भी आप ले सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको 2 घंटे में अगर पेपर करना है तो 2 घंटा ही आपको सोचने के लिए भी है, यानी सारे क्वेश्चन को सोचने के लिए भी 2 घंटा है, उसी 2 घंटे में आपको पेपर भी करना है, यानी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। उसी समय में से बचत करके या उसी समय को आगे पीछे करके आपने सोचना भी है, क्वेश्चन गोले भी लगाने। तो सबसे बढ़िया जो सबसे सही तरीका रहता है, क्वेश्चन आते रहते हैं, गोले करते रहो, जिसमें डाउट होता रहता है उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाओ, इससे समय की बहुत बचत होगी। फिर काउंट करोगे, फिर देखोगे कितना टाइम है, फिर वो जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको डाउट था उन क्वेश्चन की ओर नजर घुमा के फिर से उस पर सोचने का आपको मौका मिल जाएगा, और हो सकता है उस सोचने के दौरान आपको याद आ जाए, और याद आ जाए आपके 2-4 नंबर और बढ़ जाए, तो सिलेक्शन के हो सकते। क्योंकि देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यहाँ एक एक नंबर की वैल्यू है, आप खुद समझते हैं, आप तैयारी करने वाले छात्र हैं, क्योंकि अगर आप एक एक नंबर की वैल्यू समझेंगे तो भी आपको उस सिलेक्शन का जो मतलब महत्व है, यानी एक नंबर की जो वैल्यू है उससे कैसे हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, ये तब आपको समझ आ पाएगा, ठीक है। तो मेरी सभी छात्रों से शुभकामनाएं हैं कि आराम से, संडे का दिन है, पेपर आराम से कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स से रहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, यार इतने पोस्ट हैं, इतने बच्चों ने भाग लेना है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपने जितनी मेहनत की है, जितना आपको आता है, वो आप ऑन द स्पॉट वो पेपर देख के उसको डील कीजिए, और उम्मीद कीजिए कि आपका पेपर बेहतर होगा। और बेहतर के साथ अगर आप उम्मीद करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे, तो आपका कहीं ना कहीं पेपर अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन मेरी ओर से तो कहना बहुत आसान है कि दबाव मत लीजिए, हो जाता है बच्चों, ये भी सच है, प्रेशर तो रहता ही रहता है, एग्जाम का प्रेशर है भाई, दबाव है, उम्मीदें हैं, घर वाले सोच रहे होंगे इस बार लग जाए, खुद सोच रहे होंगे यार इस बार कैसी तर जाए, कैसी सिलेक्शन हो जाए, तो वो एक दबाव है, प्रेशर है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रेशर इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। कहीं ना कहीं दिमाग में पहले से रहता है, यार डर भी लगती है, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें, सारे फैक्टर आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हैं। सिर्फ आप ही नहीं जाते एग्जामिनेशन हॉल पे बैठने के लिए, आपके साथ साथ आपकी उम्मीदें, आपके घर वालों की उम्मीदें, आपके एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम फोबिया, वो सारी चीजें एग्जामिनेशन हॉल पे जाती हैं। तो इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अपना बेहतर प्रदर्शन आप लोगों को करना है, और जो बचे हुए 48 घंटे या जितने भी बचे हैं, रिलैक्स रहिए, इगास मनाइए। आज सभी छात्रों को इगास या बूढ़ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। एंजॉय कीजिए फेस्टिवल, क्योंकि जितना आपने पहले पढ़ लिया, पेपर बनना है, सही होना है, तो उसी में से होना है। इस टाइम पे एक्स्ट्रा कुछ करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और 2 दिन बचे हैं, मेरे नज़र से, मेरे हिसाब से मैं आपको ये सलाह दूंगा, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स रिवाइज कीजिए। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपकी 10 नंबर की आनी है, उसको रिवाइज कीजिए। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स मैंने कराई है उसको रिवाइज कीजिए। कुछ करंट अफेयर्स आपने अपने स्तर से तैयार की होगी, उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि 30 नंबर की करंट अफेयर्स है, 10 नंबर का स्पोर्ट्स है, 20 नंबर का आपका क्या है, जो जनरल करंट अफेयर्स है, वो नेशनल, इंटरनेशनल और जो भी अपना स्टेट वगैरह का वो आना है। मतलब इसके अलावा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की परीक्षा आप पढ़ते आए हैं, उत्तराखंड अब पढ़ के
के कोई फायदा है नहीं। तो 30 नंबर के लिए ही आप 2 दिन काम कीजिए, यानी फ्राइडे एंड सैटरडे आज एंजॉय कीजिए, त्यौहार मनाइए, इगास मनाइए। ऐसा दिखावा नहीं करना है, अरे भाई हम कहाँ, हम तो बेरोजगार हैं, हम कहाँ त्यौहार मनाते हैं, एक बार हम सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्शन ही हमारा त्यौहार है। इतना बच्चों, इतना बहुत ज़्यादा इस प्रकार की विचारधारा के साथ मत चलिए। आपको पढ़ाई करनी है, आपने मेहनत करनी है, वो अपनी जगह है, त्योहार अपनी जगह हैं, शादी विवाह अपनी जगह है। हाँ, ये जरूर होता है कि थोड़ा सा वो चाम नहीं आता है, मतलब ये सच है कि बेरोजगारी में वो चाम नहीं आता। आप कहीं रिश्तेदार शादी का जो सीजन है, वैवाहिक कार्यक्रमों का सीजन है, वो शुरू हो चुका है, वो चाम नहीं आ पाएगा। आपको इनविटेशन भी आएगा तो आप जाने से कतराते हैं। कतराते इसलिए हैं क्योंकि आपको लगता है कि यार अभी मेरी जॉब भी नहीं है, जॉब होती ये पहनता, ऐसा पहनता, वो पहन के जाता। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में रहता है बच्चों, ये सभी के साथ रहता है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो इन बातों का आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो आपको कमेंट कर रहे हैं या जो भी आपको इस चीज़ से अगर आपको सामना करवाएं कि यार तू क्या बेरोजगार लड़का है, अभी क्या शादी वादी, तो इसका मतलब अगर आप खाली बैठे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। एक तो होता है बेरोजगार, 2 तरीके से होते हैं। देखो, एक को हम बेरोजगार बोलते हैं जिसके पास रोजगार नहीं, एक को मेरी नजरों में तैयारी करने वाला छात्र बोलते हैं। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तब तो आप बेरोजगार हैं। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा के लगे हैं, ईमानदारी से अपने कर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक तैयारी करने वाले छात्र हैं। और तैयारी करने वाला तो हर कोई होता है। जो एक बार बताइए, जो जॉब में हैं, जिसने यूपीएससी क्लियर किया, जो स्टेट पीसीएस निकालते हैं, जो ग्रुप सी निकालते हैं, किसी भी एग्जाम में चयनित होते हैं, क्या हवा में बैठ गए? वो भी तो कभी ना कभी आपके फेज में थे ना, उन्होंने भी तो तैयारी की होगी। अब वो तैयारी कर रहे थे तो आज वो सेलेक्ट हैं, आप भी तैयारी कर रहे हो, आप भी सिलेक्ट होंगे। एक दिन वो आएगा, वो रिटायर हो जाएंगे, आप जॉब में हो गए। एक दिन ऐसा आएगा, आप रिटायर हो जाओगे, कोई दूसरा जॉब में आएगा। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं बच्चों, ठीक है। तो जितना भी माहौल नेगेटिव क्रिएट होता है आपके पास उसको इग्नोर कीजिए। इग्नोर तब कीजिए जब आप वास्तव में मेहनत करते हैं, आप ईमानदारी करते हैं, आप लगे रहते हैं। लेकिन पड़े हैं दिन भर घर में, न लेना, न धोखा लेना, न माँ धोखा देना, न पढ़ाई होती है। सर ठंडी है, कई लोग कहते हैं सर ठंडियों का सीजन है, ठंड लगती है, पढ़ाई नहीं होती है। सर कई कहते हैं गर्मियों का सीजन है, सर गर्मी लगती है, पढ़ाई नहीं होती। फिर अगर ऐसे एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे तो फिर वही जो बचपन में आता था ना, एक ढूंढते रह जाओगे, वही सिस्टम हो जाएगा आपका भी। उसको खाने की जरूरत पड़ेगी, फिर ढूंढते रह जाएंगे हर कोई, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपनी हर तैयारी अपनी जगह है, मेहनत करना अपनी जगह है। इसके अलावा जो ये त्यौहार हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमें कहीं वैवाहिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है, वो अपनी जगह है, ठीक है। आप लगे रहिए क्योंकि 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में अगर आप करंट अफेयर्स का पोर्शन भी अगर रिवीजन करते हैं तो 30 नंबर में हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिख जाए जो आपने पहले न पढ़े हो, आजकल पढ़े हो, मतलब इन्हीं 2 दिनों में पढ़े हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। और उन्हीं 1-2 नंबर से आप कट ऑफ से ऊपर आ जाएं। कहीं देखो, जितने पोस्ट हैं उतने बच्चे तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 50,000, 70,000, 80,000 बच्चे भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा में तो सब निकलेंगे, ऐसा नहीं कहता हूं मैं। लेकिन जितने नंबर ऑफ पोस्ट है उतने तो निकलेंगे ना। तो अभी तो पता नहीं है वो कौन निकलेगा, वो आप भी हो सकते हैं। आपको अपने आप को क्यों पीछे रखना है भाई, क्यों पीछे धकेल रहे हो खुद को, वो आप भी हो सकते हैं। बस आप तैयार रहिए, आप बिल्कुल जी जान लगाइए, आप शांत रहिए, कूल माइंड से एग्जामिनेशन हॉल पे जाइए और एग्जाम बेहतर होगा ये कामना कीजिए। आप विश कीजिए कि आपका एग्जाम बेहतर हो जाए, आपका परिणाम जो आपने मेहनत की वो सामने आ जाए, ठीक है। बाकी बच्चों भाग्य है। अभी देखा ही होगा आपने सोचा क्या, इन पिछले जो अभी वर्ल्ड कप मैचेज हुए हैं, 10 मैचों में लगातार इतना बेहतर प्रदर्शन करने के बाद 11वें मैच में इंडिया कहीं ना कहीं वो आधा तो दबाव की वजह से हार गई। मतलब ये सच्चाई है। 1,30,000 दर्शक उनको वहां देख रहे हैं, पूरे करोड़ों लोग उनको पूरे देश से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम, जैसे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल का आपके अंदर प्रेशर होता है, उसी तरीके से उन लोगों के अंदर भी दबाव था और वही दबाव उनको क्या कर गया, ले डूबा। ले डूबा का मतलब फाइनल नहीं जीत सके, ठीक है। और वो क्या था, उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो था बच्चों प्रेशर का था। और कितना प्रेशर होगा, हमने तो यूट्यूब पे बोल दिया, हमने 2 आदमियों के बीच डिस्कस कर ली। कई कह रहे थे अरे इसने ऐसी शॉट नहीं खेलनी चाहिए, कोई कहता इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई कहता वो अगर तो चलता रहा, अगर मगर में तो करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो टीम इंडिया है उसने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, ठीक है। पूरे सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि फाइनल हारे, लेकिन वो फिर भी अपने आप में जीत से कम उनका प्रदर्शन नहीं था जो पूरे सीरीज में उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस में किया था। वही दबाव,
वो जो दबाव था उस दबाव के कारण वो मैक्सिमम, मतलब आपने नोट किया होगा, अधिकांश जो हम लोग ये कह सकते हैं, अधिकांश लोग ये मानते हैं कि उसी प्रेशर के कारण इंडिया फाइनल नहीं जीत सकी। ठीक है, यही प्रेशर आपके पास भी होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं, यही दबाव अपने साथ साथ आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचाते हैं। और ये दबाव अगर आपने डील कर लिया सही तरीके से, क्यों ऐसा होता है कई क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन हॉल पे हमें याद नहीं आते, घर आते ही, घर पहुंचते पहुंचते हम कहते हैं अरे यार इतना इजी था, अरे यार मैं क्या कर बैठा है, इतना इजी क्वेश्चन मुझसे सही नहीं हुआ। फिर कभी सर पटकेंगे, अरे यार ये तो मुझे आता था। और ऐसे बच्चे जिसका एग्जाम था ही नहीं, जिसका एग्जाम होगा ही नहीं, वो आपसे कहेगा ला भाई पेपर दिखा दो, वो आपके सामने कहेगा अरे इतना इजी, अरे इतना इजी। क्यों? वास्तव में वो इजी भी होता है, वो टफ नहीं होता। वो इतना इजी उसको इसलिए मान रहा है क्योंकि वो एग्जामिनेशन हॉल में ना होके वो आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल के बाहर है। बाहर का दबाव और अंदर का दबाव बहुत ही चेंज है। यूकेपीएससी जिस पेपर को ईओ के लिए या आरओ के लिए बनाएगा, अगर वो कोई मॉक टेस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड करा दे कैसे भी, ठीक है, आप उस पेपर में अगर वो 150 नंबर का पेपर है तो 115 120 नंबर इजीली ले आओगे। और वही पेपर, सेम क्वेश्चन, सेम उसकी ऑप्शन, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल पे करते हैं, वही पेपर आपको पता नहीं है, तो आप वो 120 115 की जगह 95 के आसपास पहुंच जाओगे। 20-30 नंबर तो प्रेशर ले डूबता है, दबाव जो होता है इंसान को वो 20-30 नंबर खा जाता है। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट में कितना बेहतर प्रदर्शन करते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो जितना भी आप स्कोर कर रहे हैं उससे 10-15-20 नंबर तो आप उसी पेपर में जो आप कर रहे हैं, अगर वास्तव में वही पेपर यूकेपीएससी बनाए 20-25 नंबर तो आप वैसे कम मान के चलिए। ठीक है, ये होता ही होता है। तो हमने क्या करना है, बहुत बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर टैकल करना है। और जितनी सही तरीके से हमारा एग्जाम हॉल का प्रेशर क्या होगा अपने आप पे, हम लोग क्या करें, उसको सुलझा लें या उसको कहीं ना कहीं बेहतर मिनिमाइज करने। मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर ही खत्म हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है बच्चों। ठीक है, हाँ, उसका हम मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने ऊपर एग्जाम हॉल का प्रेशर हावी ना हो, और आपको भी यही करना है बच्चों। ठीक है, शांत रहेंगे, कूल रहेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप ऐसा नहीं कि ईओ का संडे को पेपर है, 2 लुसेंट की, 1 लुसेंट की किताब, जीएस की किताब, परीक्षावाणी लेके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, ऐसे कई लोग हैं ऐसे अलग अलग किनारों पे ऐसे रटने में लगे रहते हैं, जैसे कि ये रटना इतना आसान होगा। जो एक बार 12th और 10th के एग्जाम होते थे वहां तो पता रहता था। जब हम लोग स्कूल जो हमारा होता है वहां पे बोर्ड एग्जाम होते हैं, वहां तो हमें पता रहता है कि भाई जैसे 4-5 बड़े क्वेश्चन होंगे तो एक आएगा ही आएगा, हमें पता रहते हैं। 2-3 हम घर में तैयार करके आते थे, 1-2 क्वेश्चन हमसे बनते नहीं थे, वो बड़े वाले जो डेरिवेशन है या जिसके आंसर लेंथी, चाहे मैथ्स ही क्यों ना हो, रटना ही क्यों ना हो, उसको हम क्या करते थे, यार अभी रटे रहते हैं, तुरंत अगर आ गया तो पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कई लोगों ने, आपने भी किया होगा, जब हम 10th 12th के एग्जाम देते हैं, जैसे कोई 3-4 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और हर साल उनमें से एक आता हो, होता तो ऐसा ही है ना, हर साल उनमें से एक आता हो, तो 2-3 तो हम घर में तैयार कर लेते थे, हम इजीली, एक आध उसमें फंस जाता था, वो घर से बनता ही नहीं था हमसे। हम क्या करते थे, एग्जामिनेशन जैसे एग्जाम पेपर होने वाला था उससे आधे घंटे पहले उसको रटने में लगे थे और वो क्वेश्चन पूरा याद किए रहते थे। जैसे मतलब पेपर हाथ में आए कोई मतलब नहीं, हमें उसको याद करना है बस। जैसे ही पेपर में हाथ आए हम उसी क्वेश्चन को ढूंढते थे, सबसे पहले वही क्वेश्चन कर जाते थे ताकि वो भूले ना हम। ठीक है, ऐसा अगर होता तब तो आपका जायज था एग्जामिनेशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पे किताबें ले जाके रटना। वनडे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव आता है, क्या रटोगे भाई उसको, वहां पे पढ़ा होगा तो इतने समय से वो 4 विकल्प देख के आपको याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप कुछ कर लीजिए वो याद नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए ज्यादा 48 घंटे जो बचे हैं लगभग शांत रहिए, कूल रहिए, अपने आप को समझाइए कि यार एग्जाम ही तो है, आज ना होगा तो कभी और होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बार बार मैं आपसे ये कहता आया हूं। तो ये जो बच्चों साल भर आप मेहनत करते हैं, अंतिम क्षणों में जो है आपको 2 दिन 3 दिन बचते हैं, अपने आप को समझाना पड़ता है। लास्ट में इंसान मरता न क्या न करता वाली कंडीशन जब आती है, उसको खुद को समझाना पड़ता है, क्योंकि दबाव आपके 20-25 नंबर खा जाएगा, ये तय मान के चलिए। ये होता है, ये हर किसी के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होगा। दबाव आपका 20-25 नंबर खा जाएगा। उस दबाव से बचने के लिए, उस दबाव को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं, खत्म तो होगा ही नहीं, वो खत्म करने के लिए जो किताबें हैं उनको घर पे छोड़ के जाइएगा। वहां जाके जहाँ सेंटर में जाते हो चिल रहिएगा, लोगों से बातें करना, लोगों से गप्पे मारना, उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल पे जाना।
जब आपका प्रेशर कम होगा, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा तो आपको बहुत बेहतर फील होगा। और ये अगर आप बेहतर फील कर पाएंगे तो आप ना आने वाले क्वेश्चन भी 2-4 सही करके आएंगे, ये सच्चाई है, ठीक है। इसलिए आप सभी छात्रों को मेरी ये सलाह है, 2 दिन करंट अफेयर्स आप जितना भी है उसको रिवाइज कर लीजिए। ना उत्तराखंड पढ़िए, ना जीएस पढ़िए, ना आप कोई अदर चीज देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन करंट अफेयर्स पढ़िए। क्या पता करंट अफेयर्स जो 30 नंबर की है स्पोर्ट्स और जो जनरल करंट अफेयर्स है उसमें आपके 2-4 क्वेश्चन और बढ़ जाएं, जो अभी आप रिसेंटली पढ़ के जाएं, जो आज तक आपने नहीं पढ़ा था, उसी से हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आप सभी छात्रों को ईओ एग्जाम के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोगों का चयन होगा और एक बेहतर लाइफ स्टाइल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।